डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट, मैंने आपको रेशियो एनालिसिस का अर्थ बताते समय बताया था कि रेशियो दो आइटम्स के बीच में, दो मदों के बीच में क्वांटिटिव रिलेशन को शो करते हैं, बताते हैं। हर स्टेक होल्डर्स अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार रेशियो कैलकुलेट करना चाहता है। उनमें से आपको बताता है कि लिक्विडिटी रेशियो ये बताते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी रखती है, क्या स्थिति है उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति क्या है। एक्टिविटी रेशियो बताते हैं कंपनी अपने असेट्स का सही उपयोग कर पा रही है क्या। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बताते हैं कंपनी की अर्निंग कैसी हैं और इन्वेस्टर्स कितना इच्छुक है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है, उनको रिटर्न मिल रही है या नहीं मिल रही है। इनमें से मैं आज आपको लिक्विडिटी रेशियो के बारे में या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है कंपनी अपने अल्पकालीन या चालू दायित्वों का समय पर भुगतान करने में समर्थ है या नहीं। यानी कंपनी अपने अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने में किस सीमा तक सक्षम है, कर सकती है या कठिनाई में रह सकती है, इसकी जांच करने के लिए लिक्विडिटी रेशियोज का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए तीन रेशियो सामान्य रूप से काम में लेते हैं। एक करंट रेशियो, दूसरा लिक्विड रेशियो और तीसरा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले मैं करंट रेशियो ले रहा हूं। करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, इन दोनों के बीच में जो मात्रात्मक संबंध है वह चालू अनुपात कहलाता है। फॉर्मूले के रूप में रखना चाहें तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हम सब कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने स्कूल एजुकेशन में भी हमने जब बैलेंस शीट पढ़ी थी तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का अर्थ पढ़ चुके हैं। करंट असेट का मतलब है ऐसी संपत्तियां जो सामान्यतः एक लेखा अवधि में अपना स्वरूप बदल लेती हैं, और करंट लायबिलिटी जो एक लेखावधि में जिनका भुगतान कर दिया जाता है। जैसे करंट असेट में कैश और बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्रूड इंटरेस्ट आदि। ये सब संपत्तियां आपकी चालू संपत्तियां कहलाती हैं जो बैलेंस शीट में करंट असेट जो हमारा हेड है उस हेड के अंडर शो होती हैं। करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यह सब करंट लायबिलिटीज के रूप में उसके शीर्षक में बताई जाती हैं। चालू अनुपात इन दोनों के बीच में ही रिलेशन को शो करता है। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। सामान्यतः माना जाता है कि रेशो 2:1 होना चाहिए। यह आदर्श स्थिति है, यानी संपत्तियों का मूल्य, चालू संपत्तियों का मूल्य यदि 50% कम भी हो जाता है, आधा भी रह जाता है, तो भी हम अपने चालू दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम हैं। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, ये अनुपात जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छी होगी। 2:1 के बजाय 5:1, 10:1, 50:1, जितना ज़्यादा होगा उतनी सॉल्वेंसी स्ट्रांग होगी। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद में ऊंचा अनुपात मैनेजमेंट की दृष्टि से इनएफिशिएंसी को भी शो करेगा, यानी मैनेजमेंट अपनी संपत्तियों का लाभकारी उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसकी चालू संपत्तियों में स्टॉक, डेटर्स, इनकी संख्या ज़्यादा होगी। कैश और मार्केट सिक्योरिटी उसके पास पड़ी जिनका वह प्रॉफिटेबल यूज नहीं कर पा रहा है। इसलिए ज़्यादा ऊंचा अनुपात आपकी सॉल्वेंसी को तो बताएगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपकी इनएफिशिएंसी को शो करेगा। इसलिए सामान्यतः यह अनुपात 2:1 होने पर आदर्श स्थिति मानी जा सकती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2:1 ये आपका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आप अपने दायित्वों को भुगतान कर ही पाएंगे। कई बार ये होता है कि हमारे पास में स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एडवांस पेमेंट्स, अब यह संख्या यदि हमारे पास में ज़्यादा है संपत्तियों में, तो इनसे रिकवरी नहीं हो सकती है। जो प्रीपेड एक्सपेंडिचर चुका दिए हमने, चुका दिए, उनसे कैश रिलाइजेशन नहीं हो सकता हमारा। इस प्रकार की यदि संपत्तियां हमारे पास में है, तो हो सकता है अपने चालू दायित्वों को भुगतान करने में व्यवसाय को कठिनाई हो। इस कारण कहा जाता है कि अच्छा करंट रेशियो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए, यानी अनुपात ऊंचा होने पर भी हो सकता है हम अपने दायित्वों को नहीं चुका पाएं। लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है यदि ये 2:1 है तो ये आदर्श स्थिति है उस व्यवसाय के लिए। दूसरा अनुपात शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिए काम में लेते हैं हम लिक्विडिटी या क्विक रेशियो। इसके लिए लिक्विड या क्विक असेट्स का करंट लायबिलिटीज के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। फॉर्मूले के रूप में लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी हमारी कुछ जो टोटल असेट्स हैं इनमें से कुछ असेट्स ऐसे हैं जो जिनसे पैसा देर से रिलाइज होगा, जिसमें समय लग सकता है या हो सकता है पैसा नहीं मिले। इनमें विशेषकर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तो हमारी जो टोटल करंट असेट है इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंडिचर यदि घटा दें तो हमको लिक्विड असेट्स प्राप्त हो जाएंगी, यानी जिनसे पैसा तत्काल हमको मिल सकता है। एक शॉर्ट टर्म पीरियड में पैसा मिल जाएगा हमको, 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह के अंदर पैसा मिल जाएगा और हम अपने चालू दायित्वों को चुका देंगे। तो ये स्थिति 1:1 की आदर्श स्थिति मानी जाती है कि जितनी हमारे पास में चालू दायित्व उतनी यदि लिक्विड असेट्स हैं, कैश या टोटल करंट असेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंडिचर को छोड़कर, तो हम अपने चालू दायित्वों को चुका दें 1:1।
जैसे करंट असेट में बताया था वैसे यहाँ पर अनुपात एक सीमा से ज़्यादा होने पर यह इनएफिशिएंसी को भी शो करेगा। और तीसरा अनुपात हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। मान लीजिए आपके सारे चालू दायित्व वाले व्यक्ति एक साथ भुगतान लेने के पास आपके पास आ जाएं तो क्या आप चुका सकते हो? तो हम यहाँ पर कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज का लिक्विड करंट लायबिलिटी से संबंध एस्टैब्लिश करते हैं। कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐसी है जिनसे पैसा तुरंत मिल जाता है। टोटल लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी उनमें ऐसी कौन सी लायबिलिटी जिनका तत्काल भुगतान करना पड़ सकता है? इनमें सामान्यतः बैंक और ड्राफ्ट को सम्मिलित नहीं करते, यानी टोटल करंट लायबिलिटीज में बैंक और ड्राफ्ट को लेस कर देंगे तो हमें लिक्विड करंट लायबिलिटीज प्राप्त हो जाएंगी। यह अनुपात 5.5:1 होना चाहिए, यानी जितनी लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास में उसका आधा भी है तो भी यह अनुपात आदर्श माना जाता है, क्योंकि व्यवहार के अंतर्गत सामान्य रूप से सभी अल्पकालीन आपके भुगतान प्राप्त करता है, लेनदार एक साथ भुगतान लेने नहीं आते हैं। मैं एक उदाहरण द्वारा इस क्वेश्चन को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ सूचनाएं दी हुई हैं, जैसे क्रेडिटर 60,000, बिल्स पेबल 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,30,000, कैश 50,000, डेटर्स 1,50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2 लाख, स्टॉक 3 लाख। इनका यदि टोटल करेंगे तो पहली जो 4 आइटम दी हुए करंट लायबिलिटी संबंधित हैं, इनका टोटल 3 लाख हो गया। अंतिम जो 4 आइटम्स दी हुई हैं ये करंट असेट से संबंधित हैं, इन सब का टोटल करेंगे तो ये 7 लाख आ जाता है। यानी हमारे पास करंट लायबिलिटी 3 लाख की है और करंट असेट्स 7 लाख की। अब हम करंट रेशियो याद करते हैं तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 7 लाख अपॉन 3 लाख, यानी 2:1। 2:1 ये हमारा 2.3:1 ये हमारा रेशियो हो गया करंट रेशियो। यानी हमारे पास में लगभग 2 गुना से ज़्यादा संपत्तियां चालू दायित्व को भुगतान करने के लिए, तो ये आदर्श स्थिति है हमारी। लिक्विड असेट के अंतर्गत हमारी जो करंट असेट है इनमें से ही देखिएगा स्टॉक कितना है हमारे पास में। स्टॉक है हमारे पास में 3 लाख रुपए का। प्रीपेड एक्सपेंडिचर कोई है नहीं हमारे पास में, तो लिक्विड करंट असेट याद करने के लिए 7 लाख में से 3 लाख कम कर दीजिएगा, 4 लाख। लायबिलिटी हमारी 3 लाख की हैं तो 4 लाख अपॉन 3 लाख, तो 1:3:1, 1.3:1 ये हमारा लिक्विड रेशियो हो गया, जो 1:1 के लगभग नज़दीक है। ये भी हमारी आदर्श स्थिति को बता रहा है। और तीसरी स्थिति हमारी एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, यानी सारे अल्पकालीन भुगतान प्राप्त करता एक साथ भुगतान लेने आ जाएं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला काम लेते हैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी कौन में कैश और मार्केट सिक्योरिटी सम्मिलित करते हैं, तो आपको कैश 50,000 दिया हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटी 2 लाख दी हुई है, यानी आपकी एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स ये 2,50,000 है। लिक्विड लायबिलिटीज के अंतर्गत करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत बैंक ओवरड्राफ्ट कम कर दीजिएगा टोटल करंट लायबिलिटीज में। टोटल करंट लायबिलिटीज आपकी 3 लाख है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,30,000 है, तो 1,70,000 ये लिक्विड लायबिलिटी हो गई। रेशियो याद करेंगे तब 2,50,000 अपॉन 1,70,000, यानी ये रेशियो आ गया हमारा 1.47:1। आदर्श स्थिति आपको बताई थी ये 0.4:1 होना चाहिए, यानी हमारे पास में एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स ज़्यादा हैं, भुगतान हमको कम लोगों को करना है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बताया, विशेषकर करंट रेशियो, लिक्विड या क्विक रेशियो और तीसरा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एक बात को ध्यान रखिएगा, कई बार हमें एसिड टेस्ट रेशियो पूछता हो। एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब है लिक्विडिटी रेशियो, यानी जिसमें करंट असेट के अंतर्गत
हम स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंडिचर को सम्मिलित नहीं करते। इसको छोड़कर अन्य जो करंट असेट्स है उनका करंट लायबिलिटी से हमारा रिलेशन क्या है ये हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे टेस्ट रेशियो के अंतर्गत। तो स्टूडेंट आज मैंने जो 3 रेशियो बताए, इन तीनों रेशियो के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई बात दोबारा समझ नहीं हो तो व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।